हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 की जितनी भी एनसीईआरटी एक्टिविटीज हैं उन सब को करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 2.1। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ सैंपल्स जो हैं कलेक्ट करने हैं। हमें HCl लेना है, H2SO4, नाइट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमको लेने हैं। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सोल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हमने ले रखे हैं, जैसे रेड लिटमस सोल्यूशन, ब्लू लिटमस सोल्यूशन, फिनोल्फ्थलीन सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन। ठीक है, तो फिर इनको डालना है और हमें चेंज इन कलर देखना है। तो ये तो यार बहुत ही सिंपल है, जितने भी एसिड्स हैं हमें पता है वो रेड लिटमस पे कोई भी चेंज नहीं दिखाते हैं, है ना। लिख देती हूँ यहाँ पर, रेड लिटमस में कोई भी चेंज नहीं दिखाएंगे सारे के सारे एसिड्स, और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे। फिनोल्फ्थलीन जो सोल्यूशन है वो कलरलेस ही रहता है एसिड के केस में, और जो मिथाइल ऑरेंज का सोल्यूशन है वो रेड हो जाता है। अगर हम बात करें बेसिस की, तो रेड लिटमस सोल्यूशन को बेसिस ब्लू टर्न कर देते हैं, ब्लू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर आप नो चेंज भी लिख सकते हो, तो नो चेंज हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद फिनोल्फ्थलीन सोल्यूशन हो जाता है पिंक, और हमारा मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन क्या हो जाता है, येलो। ठीक है, अब आप लोगों को पता है एसिड्स कौन कौन से हैं, तो ये हमारे सारे एसिड्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये क्या है, ये हमारे पास एसिड्स हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पर ग्रीन से बेसिस को डिनोट कर देती हूँ। ठीक है, तो 1, देन वी हैव 2, 3 एंड 4 एंड 5 ऑल्सो, है ना। तो ये क्या है, हमारे पास ये बेसिस हैं और ये एसिड्स हैं। तो ये आपको एक एक करके लिखना है। ये सेम चेंज जो है HCl के लिए भी होगा, H2SO4 के लिए भी होगा, HNO3 के लिए भी होगा, कोई भी और आप एसिड ले लोगे यही चेंज आपको देखने को मिलेगा। सेम गोस विद द बेसिस एज वेल। ठीक है, तो सिंपल था, कर लिया हमने। ये है हमारे पास चार्ट। ये चार्ट मैंने आप लोगों को बता रखा है, काफी अच्छे से लर्न करा रखा है। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, अच्छे से इसको लर्न कर लेना। ठीक है, चलिए एक्टिविटी 2.2, यहाँ पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हम पढ़ते हैं। पहले वाले में सिंपली हमने इंडिकेटर्स देखा, यहाँ पर अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं, विच मीन्स जो ओडर यानी कि स्मेल चेंज के बेसिस पे हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। ठीक है, तो हमने कुछ फाइनली चॉप्ड अनियंस ले रखे हैं प्लास्टिक बैग में, ओवरनाइट इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्लॉथ के हम स्ट्रिप्स भी डालते हैं, तो ओवरनाइट हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमने जब छोड़ दिया तो उसके बाद हमने ये जो स्ट्रिप्स ले रखे हैं इनको हम यूज कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl, और इसके अलावा डाइल्यूट NaOH। एक क्लॉथ स्ट्रिप पे मैं क्या करूंगी, HCl डाल दूंगी, दूसरे पे NaOH। ठीक है, फिर हमसे यही पूछा गया है कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन होगा। तो चाहे आप ये सेम चीज अनियन के साथ करो, या फिर वेनिला एसेंस के साथ करो, या फिर क्लोव ऑयल के साथ करो, अगर कोई भी आपने एसिड ले रखा है, ठीक है, तो उस केस में जो स्मेल है वो रहेगी। आपको पता है एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है हर चीज की। तो सबसे पहले हम, जैसे अनियन है तो उसकी स्मेल को नोट करेंगे कि क्या स्मेल है, देन वेनिला एसेंस या फिर वेनिला एक्सट्रैक्ट की क्या स्मेल है, क्लोव ऑयल की क्या स्मेल है, ये हम नोट करेंगे पहले। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एसिड में तो वो सेम स्मेल रह रही है, बट जब हमने बेस डाला, जैसे कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, तो उस केस में स्मेल जो है वो गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप यार ये चीज समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यही बताना है कि जब आपने HCl डाला तो जो स्मेल है उस क्लॉथ में अनियन की वो रही, जबकि आपने दूसरे स्ट्रिप में देखा कि स्मेल नहीं रही, बिकॉज यहाँ पर एक बेस था, और बेस की वजह से जो हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो अपनी स्मेल को लूज कर देता है। ठीक है जी, क्लियर। सेम यहाँ पर इन दोनों के साथ भी हुआ। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आ जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि हम असिस्टेंट नहीं, असिस्टेंस। ठीक है, कि टीचर्स की हमें गाइडेंस चाहिए है, वो आपको असिस्ट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कहीं आप कुछ गलत ना कर दो, क्योंकि यहाँ पर एसिड इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, देखो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, एंड हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे, हमसे पूछा गया है क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर आप क्या करोगे, जो भी गैस इवॉल्व हो रही है उसको पास करते हो थ्रू अ सोप सोल्यूशन, तो फिर बबल्स क्यों बनते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, ये सब पूछा गया है। फिर यही एक्टिविटी आपको दूसरे एसिड्स के साथ भी परफॉर्म करनी है। फिर आपको बताना है कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सारे केसेस में सेम है या डिफरेंट है। दिस इज वेरी सिंपल। देखो क्या किया,
जिंक लिया, ठीक है, इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ होगी ऑब्वियसली, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो सबसे पहले गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है? हाइड्रोजन, ठीक है। इसको जब हम सोप सोल्यूशन के थ्रू पास करते हैं तो बबल्स क्यों बनते हैं? बिकॉज वो जो बबल्स हैं उनमें हाइड्रोजन गैस फिल्ड है, ठीक है। फिर अब वो जो बबल्स बने, देखो डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल्स है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बने, ये गैस को डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, सोप सोल्यूशन के थ्रू हमने पास करा दिया, ठीक है। बबल्स बने, इन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस है, इन बबल्स को के पास में लेके आई एक बर्निंग कैंडल को, सो ये जो गैस है इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड, ये हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। तो यही चीजें पूछी गई थी, बस हमने बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज पूछी गई थी ना कि हम यही एक्टिविटी को अगर बाकी एसिड्स के साथ भी रिपीट करेंगे तो क्या सेम ऑब्जर्वेशन होगा? तो आंसर होगा बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बट यहाँ पर भी एक और चीज है, देखो HNO3 भी तो लिखा है ना, अगर मैं HNO3 नाइट्रिक एसिड की बात करूं तो वो सिर्फ दो हमारे ऐसे मेटल्स हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज, जिनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, बाकी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, क्योंकि आपको पता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होनी होती है उसको ये किस में ऑक्सीडाइज कर देता है? उसको ये पानी H2O में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो विच मीन्स बाकी जितने भी एसिड्स हैं उनके साथ हमें सेम ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज वी हैव अ जनरल reaction which says that whenever any metal reacts with an acid, salt and hydrogen are formed, ठीक है। But in the case of HNO3 it is a very strong oxidizing agent, so it oxidizes the hydrogen gas to water and hence no hydrogen gas is evolved in that case, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस थे हमने आंसर कर दिए हैं, ठीक है। बबल्स क्यों बन रहे हैं? हाइड्रोजन गैस की वजह से। बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा? द गैस विल बर्न विद अ पॉप साउंड, ठीक है। ये इसका एक डिटेक्शन टेस्ट है, ठीक है, पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जो क्वेश्चंस थे हमने देख लिए। नेक्स्ट पे आ जाओ, चलो 2.4। अब यहाँ पर भी हमें ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल लेने हैं, ठीक है, उसमें हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालना है, ठीक है। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन एक्टिविटी 2.3। जो प्रीवियस में हमने करा था सेम वही चीज यहाँ पर भी करनी है, क्योंकि सेम वही गैस यहाँ पर भी इवॉल्व होती है। जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनाता है और अगेन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस क्या हुई? इवॉल्व हुई। तो अगेन इस गैस को हम डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास करेंगे, थ्रू अ सोप सोल्यूशन, बबल्स बनेंगे, बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, सो दैट गैस विल बर्न विद अ पॉप साउंड, ठीक है, क्योंकि वो गैस कौन सी है? वो गैस हाइड्रोजन है। क्लियर है? बस सिंपल है ये एक्टिविटी। अब हमें यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, एक ए है, दूसरी टेस्ट ट्यूब बी है, ठीक है। एक में सोडियम कार्बोनेट लेना है, दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। दोनों में ही हमें डाइल्यूट HCl को ऐड कर देना है, ठीक है। हमारा क्या ऑब्जर्वेशन होगा हमको ये बताना है, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर सेम ही ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि चाहे कोई मेटल कार्बोनेट हो चाहे कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब वो एक एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना तो तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं, सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर भी सेम ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखो यहाँ पर क्या बनेगा? सबसे पहले NaCl, ये सॉल्ट हो गया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसको मैं बैलेंस कर लेती हूँ। यहाँ पर देखो अगेन NaCl बनेगा, H2O एंड CO2। यहाँ पर मुझे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सेम प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होगी, तो आगे कुछ हमें गिवन भी है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन ये होता है कि ब्रिस्क एफर्वेसेंस आती है। क्यों आती है? बिकॉज यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। देन पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर as shown in figure 2.2 and record your observation। अब ये जो गैस हमारी इवॉल्व हो रही है ना, इसको हम लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे तो क्या चीज होगी? लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या होगा? आप लोगों को पता है ये लाइम वाटर मिल्की टर्न कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाता है। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कलर का पीपीटी बनेगा, जिसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस आती है। ठीक है, सो द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये चीज थी, हमने देख ली है। आगे क्या है? ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी 2.6। हमें यहाँ पर डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन लेना है। ठीक है, और हमें क्या करना है, 2 ड्रॉप्स डालने हैं फिनोफ्थलीन के। कलर क्या होगा आपको पता है, ये एक बेस है। जब भी एक बेस में हम फिनोफ्थलीन डालते हैं तो कलर क्या हो जाता है फिनोफ्थलीन का? पिंक। ठीक है, add dilute HCl solution to the above solution drop by drop. Is there any color change for the reaction mixture? Yes. क्यों? क्योंकि जब आपने इसको इसमें डाला था तो इसका कलर पिंक हो गया, बट अब आपने क्या करा, आपने इसी में HCl भी डाल दिया तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? सोडियम क्लोराइड। वो क्या होता है? एक सॉल्ट होता है, और सॉल्ट जो है पिंक कलर नहीं दिखाता है, फिर वो कलरलेस ही रहता है ना। अगर आप किसी भी सॉल्ट सोल्यूशन को लोगे एंड फिनोफ्थलीन सोल्यूशन आपने लिया है तो ये कलरलेस ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये जो पिंक कलर था ये वापस कलरलेस में चेंज हो जाएगा। और रीजन क्या है? रीजन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड, सॉरी ये बेस है, बिटवीन बेस एंड एन एसिड। ठीक है, Why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid? तो ये मैंने बता दिया है, यहाँ पर रीजन आएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ठीक है, नाउ वापस से हम क्या करेंगे, NaOH इसमें ऐड करेंगे। तो आप वापस से क्या कर रहे हो, देखो एक्सेस में NaOH डाल रहे हो तो बेस यहाँ पर एक्सेस में आएगा, तो वापस से पिंक कलर हमें देखने को मिलेगा, है ना। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थलीन रीअपियर? तो यस, बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड? तो सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन हुआ था, बट बाद में हमने वापस से हमने क्या डाला, NaOH, विच मीन्स हमने बेस डाला। ठीक है, तो वापस से बेस डालेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो कलर है वो फिर से पिंक में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एसिड और बेस की रिएक्शन हुई, क्या बन गया? सॉल्ट। सॉल्ट बना जिसकी वजह से हमारे पास क्या रहा? न्यूट्रल सोल्यूशन रहा, है ना। तो न्यूट्रल रहा जिसकी वजह से वो पिंक से वापस से कलरलेस हो गया था। चलो यहाँ पर हमने क्या करा, कॉपर ऑक्साइड ले रखा है, उसमें हमने क्या ऐड करा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या बताना है, कलर ऑफ द सोल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। देखो यहाँ पर जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है वो नेचर में बेसिक होता है। ठीक है, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड जो है जनरली हमारे पास क्या होता है, जनरली हमारे पास बेसिक होता है। ठीक है, ये है एक एसिड। एसिड और बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट और पानी। तो बेसिकली यहाँ पर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, कॉपर क्लोराइड बन जाता है और यहाँ पर पानी यानी कि H2O। दिस इज द बैलेंसिंग। आप इसको एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो। कॉपर जो है वो क्लोराइड के साथ चला गया और H+O2- के साथ, तो यहाँ पर पानी बन गया। ठीक है, तो मेनली अगर आपसे ऑब्जर्वेशन पूछा जा रहा है तो ऑब्जर्वेशन क्या है, जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना वो ब्लैक कलर का होता है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। कॉपर क्लोराइड ये होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर कलर कैसे चेंज हुआ, कलर चेंज फ्रॉम ब्लैक टू ब्लूइश ग्रीन। एंड what has happened to the copper oxide, so it got converted into copper chloride CuCl2 because of its reaction with an acid। तो एक यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2.8 एक्टिविटी। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, सिंपल है। देखो यहाँ पर ये डायग्राम समझो इसको। हमने क्या करा, हमने एक कॉर्क लिया, उसमें 2 आयरन नेल्स को इंसर्ट करा, उसमें इस तरीके का सेटअप कर दिया, इसको बैटरी से वायर्स के थ्रू कनेक्ट करा, देन हमने बल्ब इंसर्ट करा है, स्विच, एंड हमने पूरा यहाँ पर सेटअप कर रखा है। फर्दर एक बीकर के अंदर हमने इसको इंसर्ट कर दिया एंड यहाँ पर हम डिफरेंट सोल्यूशंस ऐड करते हैं। जैसे हम HCl ऐड करेंगे, H2SO4 ऐड करेंगे, ग्लूकोज हम यहाँ पर ऐड करते हैं, अल्कोहल हम यहाँ पर ऐड करते हैं, और हम देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों एसिड्स हैं, और एसिड्स का जब भी आप एक्वस सोल्यूशन लेते हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयन फॉर्मेशन होता है। जबकि अगर मैं ग्लूकोज और अल्कोहल की बात करूँ, ये दोनों एसिड्स नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके पास H+ आयन नहीं है, तो ये आयनाइज ही नहीं होंगे। ये आयनाइज नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। और वो हमको कैसे पता चलेगा, इन दोनों के केस में देखो बल्ब ग्लो करेगा,
ठीक है, जैसे ही आपने क्या करा, स्विच ऑन कर दिया, तो बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास हो रही है, पाथ पूरा कंप्लीट है। जबकि इन दोनों के केस में आयन फॉर्मेशन नहीं हो रही है ना, यहाँ पर आयन फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर आयंस नहीं बन रहे हैं, तो चार्ज कैरियर नहीं है, तो जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। समझ में आया? तो मेन रीजन क्या है कि एसिड्स का जो एक्वस सोल्यूशन है वो आयनाइज होता है, आयन फॉर्मेशन होती है, जबकि इन केसेस में आयन फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पर से समझ में आती है कि जरूरी नहीं है कि हर सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन है वो एसिड है, क्योंकि अगर मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला देखूं तो ये होता है, इथाइल अल्कोहल लूं तो ये होता है, तो इनके पास भी तो क्लियरली मुझे दिख रहा है हाइड्रोजन है, बट ये एसिड नहीं है। एसिड सिर्फ उन सब्सटेंसेस को कहेंगे जो H+ आयन को रिलीज करेंगे एक्वस सोल्यूशन में। समझ में आया? तो आई होप यार दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर चलो ये वाला तो हमारा हो ही गया है, वील जस्ट सिंपली मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 2.9। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने सॉलिड सोडियम क्लोराइड ले लिया है एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब में एंड सेट अप द apparatus एज शोन इन फिगर 2.4। तो फिगर यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये रहा हमारा फिगर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया है, इसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगी देख लेते हैं। NaCl प्लस H2SO4, मोस्टली जो रिएक्शन होती है वो ये होती है, NaHSO4 प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पर बनता है और HCl यहाँ पर फॉर्म होती है। ठीक है, ये हमारे पास गैसियस स्टेट में है। ठीक है, HCl गैस यहाँ पर बनती है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर HCl गैस बन गई। ठीक है, अब हमने क्या करा, इस गैस को हमने पास करा थ्रू ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये ड्राई लिटमस पेपर है, आसपास कोई मॉइस्चर नहीं है, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर होता है ना उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए हम एक गार्ड ट्यूब लेते हैं जिसमें कैल्शियम क्लोराइड होगा, ये एक ड्राइंग एजेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे पूछा भी जाता है कि हम कैल्शियम क्लोराइड का क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ड्राइंग एजेंट होता है। अब हम क्या कंडीशंस क्रिएट कराना चाह रहे हैं, कंप्लीटली ड्राई, कि आसपास कोई मॉइस्चर हो ही नहीं, तो गैस HCl वाली प्रोड्यूस हो गई, ड्राई लिटमस पेपर में लेके आ गई, आसपास कोई मॉइस्चर नहीं है क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड एक ड्राइंग एजेंट है, उसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया, तो कंप्लीट ड्राई कंडीशंस हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, ये HCl तो गैस है ना, क्या ये आयनाइज हो पाएगी? नहीं, ये आयनाइज नहीं होगी, तो ये ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ड्राई फॉर्म में ये आयनाइज नहीं हो पा रहा है, और कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एसिड जब तक आयनाइज नहीं होगा वो एसिड नहीं कहलाएगा, वो अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। अब देखो, वेट ब्लू लिटमस पेपर ले लो, या आसपास अगर मॉइस्चर भी है ना, तो उस केस में भी जो HCl है ये हमारे पास गैस है। ठीक है, गैस ये वेट यानी कि पानी है इसके आसपास, तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, डिसॉल्व हो गई तो H+ आयन प्रोड्यूस कर दिया। H+ आयन अगर प्रोड्यूस हो गया तो ये ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो गया, क्योंकि हमें एसिडिक नेचर देखने को मिल गया। ठीक है, इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? तो वेट ब्लू लिटमस पेपर के केस में, क्योंकि ड्राई के केस में ये एसिड की तरह एक्ट ही नहीं कर पा रहा है, आयनाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हमारे पास हो गया, बस मैंने बता दिया है। इसके इस एक्टिविटी की हेल्प से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस? ये एसिडिक नहीं है, जबकि HCl सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, और वाटर इज नेसेसरी फॉर आयन फॉर्मेशन। जब तक कोई भी चीज का एक्वस सोल्यूशन आप नहीं तैयार करोगे, जब तक वो पानी में डिसॉल्व नहीं करेगी, उसके जो आयन्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो एसिड की तरह एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, ये वाली एक्टिविटी आई होप यार सभी बच्चों को क्लियर हो गई होगी। आप लोग चाहो एक बार इसको रीड भी कर सकते हो, यही सारी चीजें मेंशन्ड हैं जो मैंने आपको अभी बताई, कि आपको ग्लूकोज लेना है, अल्कोहल लेना है, HCl H2SO4। आपको देखने को मिलेगा कि बल्ब जो है हर केस में ग्लो नहीं कर रहा है, सिर्फ HCl और H2SO4 के केस में ही ग्लो कर रहा है। ठीक है, इन दोनों केस में ग्लो करेगा, जबकि इन दोनों के केस में ग्लो नहीं कर रहा है। तो रीजन क्या है? रीजन भी मैंने बता दिया था, H+ आयन इज द रीजन। ठीक है, इन दोनों के केस में, इन दोनों का एक्वस सोल्यूशन है, आयन फॉर्मेशन हो रहा है, एसिड्स हैं ये, और ये एसिड्स नहीं है, यहाँ पर आयन फॉर्मेशन नहीं हो रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर।
नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2.10। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 10 ml पानी ले लिया एक बीकर में, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड करे एंड वी swirl द बीकर स्लोली, ठीक है। टच द बेस ऑफ द बीकर, इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर? यस, बिल्कुल। यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा, क्योंकि हमें पता है क्या हो रहा है, यहाँ पर डाइल्यूशन हो रहा है ना। जब भी आप क्या करते हो, एसिड डालते हो पानी में, तो क्या होता है, डाइल्यूशन होता है ना, एंड दैट इज द करेक्ट मेथड। हम एसिड के ऊपर पानी नहीं डालते हैं, पानी में धीरे धीरे करके एसिड डालते हैं, ये भी हमको पता है, दैट इज द करेक्ट मेथड फॉर डाइल्यूशन। तो ये हमारे पास डाइल्यूशन क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट इवॉल्व होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर भी राइज करता है। सेम एक्टिविटी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिपीट करनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो पेलेट्स होते हैं वो हमारे पास व्हाइट कलर के होते हैं इस तरीके से। इसके साथ भी आप यही चीज अगर करोगे ना, मतलब डाइल्यूशन करोगे, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर राइज ही करेगा, विच मीन्स ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है नेचर में, ठीक है। आई होप यार इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी में, एक्टिविटी 2.11। Test the pH values of solutions given in table 2.2. Record your observations. What is the nature of each substance on the basis of your observations? तो ये रहा हमारा टेबल जो हमारी NCERT में मेंशन्ड है। यहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशंस हमको गिवन है। सलाइवा खाने से पहले, सलाइवा खाने के बाद, लेमन जूस, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, कैरेट जूस, कॉफी, टोमेटो जूस, टैप वाटर, 1m। m क्या होता है, ये हमारे पास मोलैरिटी होती है, ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन डिनोट करती है, एंड 1m हमने HCl ले रखा है। तो यहाँ पर हमें कलर बताना है पीएच पेपर का, एंड अलोंग विद दैट अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू क्या होगी, और जो सब्सटेंस है उसका नेचर क्या है, मतलब एसिडिक है या बेसिक है। तो यार यहाँ पर हम वैल्यूज देख लेते हैं। एग्जैक्टली ये जो वैल्यूज हैं ये एज इट इज नहीं पूछी जाती हैं, आपको बस पता होना चाहिए इनका नेचर मेनली कि एसिडिक है या बेसिक है, और जो पीएच वैल्यूज हैं वो आप नियर अबाउट लिख सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा वैरी कर सकती है, एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आपको यही लिख के आना है, ठीक है। देखो बिफोर मील हमारे पास लाइट ग्रीन कलर शो करता है क्योंकि न्यूट्रल रहता है वो, ठीक है। एग्जैक्टली न्यूट्रल भी नहीं कहेंगे हम, थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। जैसे मुंह का हमारा जो नेचर है ना वो थोड़ा सा बेसिक रहता है बिफोर द मील, क्योंकि बिफोर द मील क्या होगा, कोई हमारे पास जो बैक्टीरियाज हैं वो एक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो कोई एसिड रिलीज नहीं होता है, तो ये जनरली हमारे पास यार न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है। आप इसको न्यूट्रल मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने बेसिक मेंशन कर रखा है, अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू 7.4 रहती है, लाइट ग्रीन कलर ये शो करता है। आफ्टर द मील क्या होता है, एसिड रिलीज होते हैं, विच मीन्स एसिडिक कंडीशन बन जाएंगी, तो 5.8 पीएच पेल येलो कलर पीएच पे शो करेगा, और ये तो एसिडिक ही होगा, ठीक है। ये आप न्यूट्रल टू बेसिक लिख सकते हो इस वाले को, ऊपर वाले को, ठीक है। फिर लेमन जूस, ये तो हमें पता ही है इसमें कौन सा एसिड होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है लेमन जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है। पिंक रेड कलर पीएच पेपर पे शो होता है, 2.5 इसका पीएच है, और ये डेफिनेटली एसिडिक है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, तो इसमें भी हमारे पास H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट रहता है, पेल येलो कलर ये शो करता है, 6 पीएच वैल्यू है, एंड दिस इज एसिडिक इन नेचर। कैरेट जूस लाइट ऑरेंज कलर शो करता है, 4 पीएच वैल्यू है, एंड ये भी एसिडिक है, आपको पता है। कॉफी में भी एसिड प्रेजेंट रहता है, ऑरेंज येलो ऑरेंज भी आप इसको लिख सकते हो, 5 है पीएच वैल्यू। टोमेटो जूस, इसमें ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट रहता है, सबको पता है, डार्क ऑरेंज कलर शो करेगा, 4.1 एसिडिक है। टैप वाटर ये तो डेफिनेटली ग्रीन ही रहेगा, लाइट ग्रीन नहीं, प्रॉपर ग्रीन कलर, 7 इसकी पीएच वैल्यू होगी, क्योंकि ये तो भैया न्यूट्रल रहता है, ठीक है। 1m NaOH, तो ये तो बेसिक है ऑब्वियसली, ये डार्क ब्लू या फिर वॉयलेट कलर शो करेगा, है ना, और इसका हम 14 ले सकते हैं वैल्यू ऑब्वियसली, एंड दिस इज अ बेस, आपको पता ही है HCl एसिड होता है तो रेड कलर शो करेगा, और 0 to 1 इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। तो आई होप यार ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज सिंपल, ये चार्ट वैसे जनरली कभी भी नहीं पूछा जाता है, बट आपको अप्रोक्सीमेट आइडिया होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रांगली एसिडिक है, कौन सा वीकली एसिडिक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ठीक है, ये हमारे पास जो एरेटेड ड्रिंक है ये हमारे पास क्या है, वीकली एसिडिक है, जबकि अगर मैं इसको देखूँ लेमन जूस और HCl ये हमारे पास क्या है, स्ट्रांगली एसिडिक। ये आइडिया आपको डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है। चलिए 2.12 एक्टिविटी, हमें यहाँ पर क्या लेना है, सॉइल लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और इसमें पानी डालना है, शेक करना है प्रॉपर्ली, एंड उसके बाद फिल्टर करना है। कैसे करते हैं फिल्टर, आपको पता ही है, ये फिल्टर पेपर लेते हैं, जो सॉइल है वो ऊपर ही रह जाएगा और जो पानी है वो नीचे आ जाएगा। जो पानी नीचे आ रहा है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, इस फिल्ट्रेट को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको पता है, जो मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, और एक
पर्टिकुलर पीएच पे एक पर्टिकुलर कलर ही वो शो करता है, यानी कि पीएच पेपर इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसका पीएच चेक करेंगे ना, तो हमें देखने को मिलेगा कि ये बेसिक है या फिर एसिडिक है। ऑब्वियसली जहां से भी आपने सॉइल कलेक्ट करा है, इट डिपेंड्स कि उसका जो पीएच है वो बेसिक है या एसिडिक है, ठीक है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन, ठीक है। ये तो वैसे हमारी घर की एक्टिविटी है, घर जाके करना है, बट इसका मैं बेसिक आइडिया दे देती हूँ। अगर जो पीएच आपको शो हो रहा है, क्योंकि कलर से आप बता सकते हो पीएच का नंबर क्या है, तो अगर जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा आ रहा है, आपको पता है सॉइल की कंडीशंस बेसिक है। बहुत ज़्यादा बेसिक कंडीशंस भी हमारे पास अच्छी नहीं होती हैं कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। और अगर जो पीएच है वो 7 से कम आ रहा है, तो ऑब्वियसली एसिडिक कंडीशन है सॉइल की। एसिडिक कंडीशन भी ज़्यादा हमारे पास बेनिफिशियल नहीं होती है। तो क्या कंडीशन बेनिफिशियल होती है? न्यूट्रल ऑब्वियसली, है ना। तो अगर हमारे पास बेसिक है सॉइल, तो हम क्या करेंगे, उसमें एसिड ऐड करेंगे। अगर हमारे पास एसिडिक है तो हम उसमें एक बेस ऐड करेंगे टू न्यूट्रलाइज इट, ठीक है। तो ये हमारी सिंपल सी एक्टिविटी थी, ये हमने देख लिया। एक्टिविटी 2.13, अब यहाँ पर हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना है ऑफ द सॉल्ट्स जो कि गिवन है। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, K2SO4 होता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 हो जाएगा। इन सब के आपको फॉर्मूलाज लिखने हैं, ठीक है। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से एसिड और कौन से बेस से ये बने हुए हैं। जो सॉल्ट्स के पास सेम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हमारे पास रेडिकल्स होते हैं, यानी आयंस प्रेजेंट रहते हैं, वो सेम फैमिली में ही बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो Na+ सेम है ना, तो ये दोनों सेम सोडियम फैमिली में आते हैं, सोडियम सॉल्ट्स की फैमिली में आते हैं। सिमिलरली ये क्लोराइड सॉल्ट्स की फैमिली में आएंगे, क्योंकि Cl यहाँ पर सेम है। तो ऐसे ही हमें और भी फैमिलीज आइडेंटिफाई करनी है। तो चलो इसको कर लेते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट फॉर्मूला में यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। फॉर्मूला भी लिखना है, तो K2SO4 हो गया, Na2SO4 ये हो गया, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होता है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हो गए। एसिड कौन सा यूज होगा, तो मैंने बता रखा था आपको क्या करना है, K+ और SO4 2- यही होगा ऑब्वियसली। इनके साथ H+ और OH- जोड़ देना है। OH- किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा, बेस, क्योंकि बेस में होता है ना OH-। H+ को किसके साथ जोड़ना है, इसके साथ। H+ जहां भी होगा तो वो एसिड होगा, सिंपल। तो यहाँ पर से आपको पता चल जाएगा कि H2SO4 था मेरे पास एसिड, और बेस क्या था, देखो KOH था, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर H2SO4 अगेन है एसिड, और NaOH है हमारे पास बेस, ठीक है। ये हमारे पास अगेन H2SO4 है, और यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। फिर यहाँ देखो, यहाँ भी H2SO4 है, और यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ भी H2SO4 मुझे दिख रहा है, और यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो HCl है, और यहाँ NaOH, इधर पे देखो ये NaOH इधर पर आएगा, है ना, और यहाँ पर क्या आएगा, HNO3, यहाँ पर कार्बोनिक एसिड H2CO3, और यहाँ पर अगेन NaOH। फिर देखो वहाँ पर NH4OH क्लियरली मुझे दिख रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा HCl। यही सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पर बताई है ना, वो यहाँ पर करनी है। कैसे मैंने जल्दी जल्दी करा, क्योंकि आपको NaCl दिख रहा है, तो ये Na+ है ना, OH- के साथ जाएगा, NaOH लिख दिया। Cl है तो ऑब्वियसली H+ के साथ जाएगा, HCl आ गया। इस तरीके से सिंपली आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सा एसिड कौन सा बेस यूज़ करा है हमने बता दिया है। हमें सेम फैमिली में कौन कौन बिलोंग कर रहे हैं वो भी बताना था। थोड़ा सा मैं रफ आइडिया दे देती हूँ, बाकी आपका होमवर्क है। मुझे NaCl दिख रहा है, NaNO3 दिख रहा है, Na2SO4 दिख रहा है, सब में सोडियम दिख रहा है, इसमें भी सोडियम दिख रहा है, तो ये चारों क्या है, सेम फैमिली में है। सल्फेट मुझे इन सब में दिख रहा है, ये सारे के सारे सेम फैमिली में है। मुझे Cl इन दोनों में दिख रहा है ना, तो ये दोनों भी क्या है, सेम फैमिली में, क्लोराइड सॉल्ट की। इसके अलावा बताओ और कुछ दिख रहा है, मैग्नीशियम का अलग नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है, समझ में आ गया। तो ये 4 सोडियम सॉल्ट की फैमिली में है, ये 1 2 3 4 5 ये 5 हमारे पास सल्फेट सॉल्ट की फैमिली में है, ये और ये क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली में है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। दिस वाज वेरी सिंपल, कर लिया है हमने, आगे बढ़ जाते हैं।
एक्टिविटी 2.14 हमें कलेक्ट करने हैं फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल्स, ये सारे हैं जो भी हैं, ठीक है। उसके बाद हमें सॉल्युबिलिटी चेक करनी है वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर यूज करेंगे तो ये घुल जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशंस ऑन लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग अ पीएच पेपर, विच ऑफ दीज सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट, रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.4। कहाँ है, ये रहा टेबल 2.4। तो यार ये सिंपल क्वेश्चन है, जो अभी प्रीवियस में करा था वही करना है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे देती हूँ। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड है, तो आपको पता है NaCl किससे मिलके बना है, अभी देखा था NaOH और HCl, है ना, दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसका नेचर क्या होगा, कैसा सॉल्ट होगा, ऑब्वियसली न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड से मिलके बना है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी हमारे पास कैसा रहेगा, हमारे पास न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो पीएच हमारे पास कितना होगा, नियर अबाउट 7 होगा। फिर आ जाते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड में, तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl से मिलके बना होगा। फिर जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं सोडियम कार्बोनेट को लूँ तो ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर मुझे क्लियरली पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, वीक एसिड। तो ये जो सॉल्ट है इसका नेचर क्या होगा, बेसिक, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्ट का भी 3 तरीके का नेचर होता है, एसिडिक भी हो सकता है सॉल्ट, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड दिखेगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। और जैसे कि मुझे कहाँ पर दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग सोडियम कार्बोनेट हो गया हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके अलावा हम और भी ले सकते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर आप NH4Cl भी ले सकते हो, अमोनियम क्लोराइड, इसको आप देखोगे तो NH4OH और HCl से मिलके बना है। तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस है, तो ये सॉल्ट, ये जो NH4Cl है ये कैसा होगा, नेचर में एसिडिक होगा, ठीक है। तो इसका पीएच कितना होगा बताओ, 7 से कम। इसका पीएच कितना होगा बताओ, 7 से ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। और जो भी न्यूट्रल आ रहे हैं यानी कि वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बन रहे हैं, या फिर वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बन रहे हैं, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी क्या बनाते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं ना। तो इनका पीएच कितना होगा, 7 होगा। बाकी जो बेसिक है उनका पीएच 7 से ज़्यादा, जो एसिडिक है उनका पीएच 7 से कम। कर लोगे ना आप। तो आइडेंटिफाई करना था एसिड और बेस जिनका यूज़ करा गया है, ये होमवर्क है आपका। जैसे अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था, सेम यही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करनी है, तो इसको आप करना ये वाला, ठीक है। और एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कैसे आइडेंटिफाई करने हैं मैंने बता दिया है। एक्शन ऑफ दीज, तो ऑब्वियसली आपको पता है, देखो लिटमस की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी हमारे पास क्या हैं, एसिडिक आए हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेंगे, जो भी बेसिक आए हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे। और पीएच निकालना है यूजिंग अ पीएच पेपर। तो पीएच हमारा, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ पर नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर पीएच पेपर है नहीं एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो हम इस तरीके से बताएंगे कि पीएच 7 से ज़्यादा है या फिर 7 से कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम 2.15। यहाँ पर हमें हीट करने हैं फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। देखो बिफोर हीटिंग तो इसका कलर होता है ब्लू, और ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है, ब्लू विट्रियोल भी इसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। जब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ प्रेजेंट रहते हैं तब इसका कलर होता है ब्लू। जैसे ही आप हीट करते हो ना, तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ इतना ही बचता है, CuSO4। ये क्या है, एनहाइड्रस फॉर्म है। जो एनहाइड्रस फॉर्म है यानी कि हीटिंग के बाद ऑब्टेन हुआ है, उसका कलर होता है वाइट, ठीक है। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स। बिल्कुल, देखो ये है एक्टिविटी। यहाँ पर आपने टेस्ट ट्यूब ले रखी है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए, हीट करा। जैसे ही हीट करा तो यहाँ पर साइड में देखो हमें वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, विच मीन्स ये क्या बता रहे हैं कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट थे। जैसे ही आपने हीट करा तो क्या हुआ, वो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो गए। इस तरीके से देखो, +5H2, ये इसका एनहाइड्रस फॉर्म है जो कि वाइट कलर का है।
अब हम क्या करेंगे, ये व्हाइट सॉल्ट को अगर एक्सपोज कर देंगे ना, ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वापस से ब्लू कलर ये रीगेन कर देगा, क्योंकि आसपास मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी है, तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस से एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वापस से अगर आप पानी ऐड भी करोगे या सिंपली उसको छोड़ भी दोगे ना ऐसे ही, तो क्या होगा, तो हम ये देखेंगे कि वापस से जो ब्लू कलर है वो रीऑब्टेन हो जा रहा है। इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रीस्टोर्ड? यस, वो वापस से रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड दिस इज द लास्ट एक्टिविटी। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए होगी सो मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी। एंड विद दिस वी एंड ऑल द एक्टिविटीज ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी ही एक्टिविटीज, सिंपल थी एक्टिविटीज, एंड जितनी भी एक्टिविटीज हैं सारी मैंने अच्छे से और जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन करी है। सो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाइव क्लासेस भी होती रहती हैं रेगुलरली, सो डेफिनेटली ज्वाइन द क्लासेस एज वेल। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय एवरीवन।